सब्जेक्ट है अपना अनुशासन एवं विषय बोध, और उसके अंतर्गत हम विश्लेषण तथा संश्लेषण विधियों की में क्या अंतर है, अंतर के बारे में जानकारी लेंगे और इसको अंग्रेजी में कंपैरिजन बिटवीन एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड कहते हैं। संश्लेषण और विश्लेषण विधियाँ क्या होती हैं? जैसे कि हमने पूर्व कक्षाओं में अध्ययन किया था कि आगमन निगमन विधि क्या है, उसी प्रकार से ये विश्लेषण और संश्लेषण विधि है। और जैसे कि ये किसी चीज का, ये समस्या का समाधान है या निष्कर्ष है, निष्कर्ष या समाधान, समाधान है, इसके फिर तथ्यों पर जाया जाता है, मतलब निष्कर्ष या समाधान से। विश्लेषण विधि में क्या होता है? निष्कर्ष या समाधान से तथ्यों पर जाया जाता है। समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। भाई बड़ी समस्या है ना, समस्या है, समाधान है, निष्कर्ष है, इसको क्या करते हैं? छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, ठीक है। और इसमें विश्लेषण में तो क्या है? निष्कर्ष है, तो उसके तथ्यों पर जाया जाता है। ये समस्या है तो उसके छोटे छोटे हिस्सों पर उसको बांटा जाता है, ठीक है। और इसमें तो क्या अपन को निष्कर्ष याद रहता है, समाधान याद रहता है, तो उससे और तथ्यों पर जाया जाता है। और संश्लेषण में क्या रहता है? अपने पास तथ्य होते हैं, क्या होते हैं? तथ्य होते हैं छोटे छोटे, तो अनेक तथ्यों से फिर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। क्या पहुंचा जाता है? निष्कर्ष पर या समस्या पर या समाधान पर, ठीक है। तो इसमें तो क्या होता है? निष्कर्ष रहता है अपने पास, समाधान रहता है, समस्या रहती है, उससे अनेक तथ्यों पर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। और संश्लेषण विपरीत, इसका विपरीत है, इसमें छोटे छोटे तथ्य रहते हैं या समस्या रहती है, इसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और इसमें विश्लेषण विधि में क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर देखा जाता है, अननोन से न्योन की ओर। इसमें तो क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर देखा जाता है, और इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर देखा जाता है, ठीक है। आगे इसमें विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि संश्लेषण विधि का तात्पर्य घास के ढेर में से तिनका खोजना है, घास के ढेर में से तिनका खोजना है। लेकिन जबकि विश्लेषण विधि के ढेर से तिनका स्वयं ही बाहर आ जाता है। संश्लेषण विधि में तो क्या होता है? जैसे कि घास का ढेर है, उसमें से क्या है? तिनका खोजना रहता है ना, कि तिनका कहाँ है, खोजना रहता है। लेकिन विश्लेषण विधि में तो तिनका, घास का ढेर है, उसमें से तिनका क्या है? अपना आप ही बाहर आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके पहला बिंदु है, इसमें समस्या को छोटे छोटे तथ्यों में विभक्त किया जाता है, ठीक है ना। ये निष्कर्ष दे दिए, समस्या दे दी, उसके ये छोटे छोटे अनेक तथ्य दे दिए। क्या है ये? तथ्य, ठीक है। तो ये इसमें छात्र की तर्क है, ये इसमें समस्या को छोटे छोटे तथ्यों में विभक्त करते हैं। और इसमें संश्लेषण विधि में इसमें छोटे छोटे तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, उस करके लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें तो क्या छोटे छोटे तथ्यों में विभक्त करते हैं, और इसमें छोटे छोटे तथ्यों को एकत्रित करके उसको निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। दूसरा है, इसमें छात्र की तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है। इसमें छात्र की तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है, क्योंकि वो निष्कर्ष समाधान रहता है, तो वो अनेक तथ्यों को खोजते हैं कि भाई ये निष्कर्ष या इसकी समस्या का समाधान किस प्रकार से हुआ। तो इसके बारे में वो खूब मेहनत करते हैं और खूब प्रैक्टिस करते हैं, और इसमें उनके तर्क और निर्णय शक्ति का इसमें विकास होता है। इसमें संश्लेषण विधि में इसमें छात्र की तर्क शक्ति का विकास न होकर केवल छात्र की स्मृति पर ही बल पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? छात्र की तर्क शक्ति का विकास तो नहीं होता है, लेकिन इसमें पर छात्र की स्मृति पर ही बल रहता है, क्योंकि यदि अनेक तथ्य होते हैं उससे उसका समाधान और निष्कर्ष
निकाला जाता है। भाई अपने पास ये समस्या है जिसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो इसमें क्या है, तर्क शक्ति का विकास न होकर सिर्फ स्मृति पर ही बल दिया जाता है। यह विधि खोज करने पर बल देती है। डिस्कवरी है ना, वो खोज करने में, क्योंकि उसके पास निष्कर्ष रहता है उस समाधान के अनेक तथ्यों को खोजने में कि भाई ये समाधान किस प्रकार से हुआ, क्या समस्याएं थी, इनके बारे में वो अनेक तथ्यों को लेता है। फिर इसी का है, इसमें खोजे गए तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। जो भी उसने तथ्य खोजे हैं, जो प्राप्त किए हैं, उनको वो प्रस्तुत करता है संश्लेषण विधि में। फिर है विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर, है ना, अननोन से नॉन की ओर, इसको अंग्रेजी में अननोन से नॉन की ओर। ठीक है, शिक्षण सूत्र की ओर बढ़ते हैं, जिससे मानसिक शक्ति का विकास होता है, क्योंकि उसे ज्ञात नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, किसकी क्या तथ्य प्राप्त कर रहा है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि उसे मानसिक शक्ति का विकास होता है। इसी के विपरीत इसमें संश्लेषण विधि में, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। इसमें उसको ज्ञात होता है, ज्ञात से वो अज्ञात की ओर बढ़ता है, जहाँ मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता है। उसमें इसका संश्लेषण विधि में छात्रों के जो मानसिक शक्ति का विकास है वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें ज्ञात से जो उसे ज्ञात है उससे वो अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5। यह एक मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। इसमें अधिक समय लगता है। लॉन्ग मेथड, क्या है ये, लॉन्ग मेथड। इसमें यह एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि है, इसमें समय भी अधिक लगता है। संश्लेषण विधि में यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है तो यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, और इसके प्रयोग से कम समय लगता है। यह अमनोवैज्ञानिक विधि है और इसके प्रयोग में कम समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है 6। इसमें छात्र एक खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है। इसमें छात्र किस प्रकार से कार्य करता है, खोजकर्ता के रूप में। छात्र एक खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है, और इसमें संश्लेषण विधि में इसमें छात्र खोजकर्ता के रूप में कार्य नहीं करता है। इसमें वो नहीं करता है, खोजकर्ता के रूप में कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसके पास अनेक तथ्य होते हैं और उसको उसकी समस्या का समाधान या उस तथ्यों के निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। और यहाँ पर क्या होता है, निष्कर्ष होता है, उसे अनेक तथ्यों पर पहुंचना पड़ता है, तो उन तथ्यों की खोज करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि में प्राप्त लक्ष्य की जांच नहीं की जा सकती है। जो भी लक्ष्य है अपना, उसकी जांच नहीं की जा सकती है। ठीक है, निष्कर्ष अपने पास है, जो भी तथ्य प्राप्त किए हैं वो उसकी कोई जांच नहीं की जा सकती है कि ये सही तत्व है या किस प्रकार से। तो इसमें इस विधि में प्राप्त लक्ष्य की जांच भी नहीं की जा सकती है। संश्लेषण विधि में इसमें विश्लेषण विधि से प्राप्त लक्ष्य की जांच की जा सकती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो भी विश्लेषण विधि से जो प्राप्त लक्ष्य है, जो भी समाधान या निष्कर्ष है, उसकी जांच इसमें की जा सकती है। कौन सी विधि में, संश्लेषण विधि में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है, निष्कर्ष से अनुमान ही है ये जो तत्व है वो क्या है, अनुमान ही है। तो इसमें निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। और इसमें संश्लेषण विधि में इसमें अनुमान से निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। इसमें तो क्या है, निष्कर्ष से अनुमान की ओर, और इसमें अनुमान से निष्कर्ष की ओर। ये क्या हो गया, अनुमान, और ये क्या है, निष्कर्ष। तो क्या हो गया, संश्लेषण विधि में इसमें अनुमान से निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, और इसमें ये निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 9। इससे छात्रों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास पैदा होता है। विश्लेषण विधि में क्या होता है, इसमें छात्रों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास पैदा होता है।
क्योंकि वो खुद क्या करते हैं, समाधान उनको पता है, निष्कर्ष उनको पता है, उनके तथ्यों को खोजना रहता है। तो उनमें ये पॉइंटों को खोजते हैं, तथ्यों को खोजते हैं वो, तो उनमें ये संतुष्टता होती है, उनमें ये आत्मविश्वास होता है, आत्मनिर्भरता होती है कि वो अपना जो निष्कर्ष है वो गलत नहीं हो सकता है, तथ्य आसानी से वो खोज सकते हैं। लेकिन संश्लेषण विधि में देखिए, इससे छात्र में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का अभाव रहता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो हमारे पास एक तत्व है, जो समस्या है, उसका निष्कर्ष या समाधान सही है या नहीं, इसके बारे में उनमें थोड़ा सा आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता का अभाव पाया जाता है। वो कहते हैं ना कि पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते कि जो हमने खोज की है या जो भी हमने अनुमान लगाया है, जो भी हमने तथ्य प्राप्त किए हैं वो सही है या गलत निष्कर्ष पर हम पहुँचे हैं। तो ठीक है, तो इसमें तो क्या होता है, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में। तो ठीक है, आज का अंतर यही है, और ये विधियाँ अधिकतर मैथ्स और एसएसटी में काम में ली जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के अभी नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके बीएड एग्जाम में ही आए, बीएड एग्जाम में तो 100% या आ भी जाए, लेकिन आप लोगों को बीएड के साथ साथ आगे के कंपटीशन एग्जाम भी तो देने हैं ना। तो ऐसी तैयारी कीजिए कि आपके बीएड में तो रंग आए ही सही, लेकिन बाद में भी आपके अच्छे से कर सको, आप अच्छे से एक बार जो भी स्थायी ज्ञान अगर प्राप्त कर लिया जाता है तो वो लंबे समय तक टिका रहता है। तो इसके लिए आप लोग अभी से ही अच्छी तैयारी करिए, अपनी अच्छी नींव बनाइए, ताकि आपको बाद में हमें कंपटीशन के एग्जामों में भी कोई परेशानी नहीं आए। और मैं आप लोगों से बस एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो होना है, जब जो होना है तब वो होता है, लेकिन हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में हम अपना कर्म करते रहें और हर कंडीशन में खुश रहना सीखें, ताकि हम अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पालन ठीक से कर सकें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।